प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिवर इंजीनियरिंग, तो कई सारे लेक्चर्स के फॉर्म में मैंने जो है वीडियो लेक्चर प्लस नोट्स आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। उसके बाद अब हम लोग आगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि कट ऑफ क्या होता है और कौन कौन से रीजंस होते हैं जिसके कारण से कट ऑफ डेवलप होते हैं रिवर के अंदर, वो हम लोग बात करेंगे। तो जो कट ऑफ होता है ये एक तरीके का प्रोसेस है। कट ऑफ क्या है? एक तरीके का प्रोसेस है एलुवियल रिवर में, जहाँ पे वाटर फ्लो करता है और कर्व पे वेंड होता है ना। यानी ऐसे वाटर फ्लो हो रहा है, कहीं पे मुड़ रहा है इस तरीके से। तो उस जगह पे क्या होता है, आपका पार्ट एक जो आउटर जो एज होगा बैंक का वो कटना स्टार्ट होगा, ठीक। और जो इनर एज होगा वो वहां पे सिल्ट का डिपोजिशंस होगा। सिल्ट का क्या होगा? डिपोजिशंस होगा। तो इसके कारण से ये जो प्रोसेस होता है, कई बार ये मेंडरिंग का फॉर्म ले लेता है। ऑब्वियसली हमेशा मेंडरिंग ही होता है, क्योंकि रिवर कभी भी स्ट्रेट फॉर्म में नहीं जाता है, वो जिगजैग पाथ में जाता है। तो यहाँ पे कट ऑफ होने के कारण से ये जो रिवर का जो पाथ है ये चेंज होकर यहाँ पे लगभग सीधा आ जाता है। यानी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। उसका पाथ क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो वो जो चेंज हुआ जो पाथ है उसी को जो है कट ऑफ कहा जाता है। वही चीज यहाँ पे लिखा गया है, पार्टिकुलर बेंड एंड एस्टेब्लिशिंग इट्स मेन फ्लो अलोंग कंपैरेटिवली स्ट्रेट एंड शॉर्टर चैनल। इसी को जो है, ये जो प्रोसेस है, यही प्रोसेस जो है हमारा क्या कहलाता है? कट ऑफ कहलाता है। यही प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है? कट ऑफ कहलाता है। ओके, बात किया जाए रीजंस की, तो क्या रीजंस है इसके पीछे वो डिस्कस करते हैं। तो रीजंस के बारे में अगर बात किया जाए तो सबसे पहला रीजन है डेवलपमेंट ऑफ बार एट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन पे जब हम लोग जो है डेवलपमेंट करते हैं बार का, तब जो है हमारा ये होता है। ओके, formation and growth of bars at inflation retard the flow through main channel and induce flow through already existing shallow side channel। जो shallow side channel था उसमें ऑलरेडी जो फ्लो इंड्यूस है, और जो एक नया चैनल मेन चैनल जो था, तो वो उससे जो इंड्यूस होता है, तो वहाँ पे जो है क्या होता है कि फॉर्मेशन होता है या फिर ग्रोथ हो जाता है बार्स का या इन्फ्लेशन पे। तो उसके कारण से आपका जो है कट ऑफ होता है। जो मेन चैनल से जो रिवर से वाटर फ्लो करता है वो धीरे धीरे क्या होता है? रिड्यूस होता है उसका डिस्चार्ज कंटिन्यूअसली। क्यों रिड्यूस होता है? ड्यू टू सिल्ट का डिपोजिशंस के कारण से, है ना। जहां पे साइड चैनल इंक्रीजेज इन साइज टू एकोमोडेट मोर एंड मोर डिस्चार्ज एंड अल्टीमेटली फॉर्म्स इनटू अ कट, है ना। जो पहला जो मैंने बताया सिंपल वही है कि कर्व पे क्या होता है कि जो इनर बैंक होता है वहां पे सिल्ट का डिपोजिशन होता है, और आउटर बैंक पे क्या होता है? सिल्ट का जो डिपोजिशन हो रहा था उसको फिल करने के लिए और डिस्चार्ज, अब ऑब्वियसली सिल्ट का डिपोजिशन हो रहा है तो जो डिस्चार्ज होगा रिवर का विड्थ पहला कमेगा, डेप्थ कमेगा, तो जिसके कारण से हमारा जो डिस्चार्ज होता है वो उसका कम होने लगता है। तो वो अपने रिवर अपने डिस्चार्ज को मेंटेन रखने के लिए, रिवर अपने डिस्चार्ज को मेंटेन रखने के लिए वो क्या करता है कि जो आउटर बैंक होता है रिवर का उसको काटना स्टार्ट करता है और अपने विड्थ को एज जैसा नेचुरली उसको मिला था उसके जैसा वो करता है, और यही जो फेनोमेनन है उसी को कट ऑफ कहा जाता है। दूसरा कारण है कि फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप्स एट जंक्शन ऑफ मेन चैनल विद साइड चैनल, है ना। मेन चैनल और साइड चैनल के साथ जब जंक्शन होता है, मान लो कि ये एक रिवर था और यहाँ पे कोई एक जो है और अनदर रिवर जो है आकर मिल रहा है, या फिर कोई और ब्रांचेज जो है कनाल वगैरह बनाकर इसको जो है तोड़ रहे हैं।
तो उस कंडीशन में भी जो है क्या होता है, कट ऑफ फॉर्म होता है। वही चीज यहाँ पे लिखा गया है, द साइड चैनल यूजुअली हैज अ लोअर वेलोसिटी, जो साइड चैनल होते हैं उसका लोअर वेलोसिटी होता है एंड अ स्मॉलर लेंथ होता है विद सम हेड डिफरेंस, कुछ हेड डिफरेंस के साथ चैनल में। तो इट ज्वाइंस द मेन चैनल एट लो ड्रॉप, है ना, ऑब्वियसली लो ड्रॉप पे जो है वो ज्वाइन करेगा। ये जो लोकल ड्रॉप होगा ये कटबैक होगा इनटू साइड चैनल के, और ये हेल्प करता है हमारा कट ऑफ को डेवलप करने में। ठीक है, तो इसके कारण से भी जो है आपका कट ऑफ डेवलप होता है। तीसरा रीजन है आपका अनफेवरेबल क्रॉस सेक्शन एंड स्टीप स्लोप। बहुत ज्यादा क्रॉस सेक्शन या मतलब जितना जरूरी था उतना है नहीं, या फिर कम है, या फिर जो स्लोप है वो बहुत ज्यादा स्टीप है, अनफेवरेबल स्लोप है, तो उस कंडीशन में भी जो है कट ऑफ क्या होता है, फॉर्म होता है इन रिवर। बैंक इरोजन, है ना, मिट्टी का जो कटाव होता है रिवर का, तो उसके कारण से मतलब जो आउटर एज है और इनर एज में डिपोजिशन होता है, तो ये भी जो एक रीजंस होता है आपका डेवलपमेंट का, कट ऑफ का, यानी वहां पे भी कह सकते हैं कि कट ऑफ जो है डेवलप होता है। फिर एक क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज कट ऑफ, कट ऑफ क्या है, और व्हाट आर इफेक्ट ऑफ कट ऑफ, कट ऑफ का क्या इफेक्ट है और कट ऑफ क्या है, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने बताया है, तो आप उसे एक बार चेकआउट कर सकते हो। इसलिए मैंने इस क्वेश्चंस को सिर्फ सेम टू सेम रहने दिया है। कई सारे क्वेश्चंस को मैंने बताया, बट एक होता है ना कि क्वेश्चंस वाइज आपको कैसे लिखना है एग्जाम में, वो भी आपको ज्यादा जरूरी है। तो वो जो कट ऑफ के बारे में बताया है या जो इफेक्ट बताया है कट ऑफ का, वो एग्जैक्ट है जैसा क्वेश्चन में लिखा जाना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, डिस्क्राइब वेरियस वेड फॉर्म दैट अकर इन एलुवियल चैनल। एलुवियल चैनल में बनने वाले जो वेड फॉर्म्स होते हैं वो कौन कौन है, उसको जो है डिस्क्राइब करना है। तो वेड फॉर्म अकर इन एलुवियल चैनल, ये वैसा चैनल होता है जिसमें वेड का डेवलपमेंट होता है जो कि इरेगुलर और रेगुलर शेप का होता है ना, या तो रेगुलर शेप का हो सकता है या इरेगुलर शेप का हो सकता है, जो कि अनइवननेसेस होते हैं, जिसको जो है क्या कहा जाता है, वेड फॉर्म कहा जाता है। जो कि सबसे पहला वेड फॉर्म है आपका प्लेन वेड विद नो मोशन ऑफ सेडिमेंट पार्टिकल, यानी प्लेन वेड है लेकिन वहां पे जो सेडिमेंट पार्टिकल्स है उसका मोशन जो है आपका नहीं हो रहा है। When the sediment and flow characteristics are such that average shear stress on the bed is less than critical shear stress, यानी जो critical shear stress है उससे कम रहे एवरेज shear stress, तो उस कंडीशन में हमारा जो वेड फॉर्म होगा वो प्लेन वेड का फॉर्मेशन होगा और वो सेडिमेंट मूव नहीं करेगा, है ना, ऑन वेड रहेगा बट डज नॉट मूव। वाटर सरफेस रिमेन्स फेयरली स्मूथ, वाटर सरफेस जो है क्या होगा, स्मूथ रहेगा। इफ फ्रॉड नंबर इज लो, ऑब्वियसली यहाँ पे फ्रॉड नंबर जो है कम रहेगा। रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू द फ्लो इज एन अकाउंट ऑफ ग्रेन रफनेस ओनली एंड मैनिंग इक्वेशन इज यूज्ड फॉर प्रिडिक्ट द मीन वेलोसिटी ऑफ फ्लो। फ्लो का अगर मीन वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए मैनिंग इक्वेशंस का जो है यूज करके हम लोग जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है दूसरा आपका वेड फॉर्म आता है रिपल्स एंड ड्यून्स। Sediment particles on wade start moving when average shear stress of flow exceed critical shear stress। अगर critical shear stress से ज्यादा हो जाए एवरेज shear stress, तो जो पार्टिकल है, जो सेडिमेंट पार्टिकल्स है, वो क्या करेगा, वेड में मूव करना स्टार्ट कर देगा, है ना। ये आप टाइपिकली रिपल पैटर्न का जो है ये आप फिगर यहाँ पे देख सकते हो कि ये आपका वाटर सरफेस अगेन यहाँ पे स्मूथ रहेगा, बट यहाँ पे आपका जो सेडिमेंट होगा, है ना, वो सेडिमेंट क्या होगा, सेडिमेंट पार्टिकल क्या होगा, वो धीरे 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 मूव करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, वही अगर बात किया जाए ड्यून्स एंड सुपरपोज्ड रिबल्स की, तो उसका फिगर यहाँ पे कुछ इस तरीके से
ये आपका सरफेस है, ये वीक वॉल है, और यहाँ पे जो है आपका पार्टिकल इस तरीके से घुमियात रहेगा। ओके, उसके बाद है एंटी ड्यून्स, स्टैंडिंग वेव्स। एंटी ड्यून्स एंड स्टैंडिंग वेव कुछ इस तरीके का फिगर होता है एग्जाम में। ड्यून्स और एंटी ड्यून्स ये जो है 2022 21 में, सॉरी 2021 का जो एग्जाम हुआ था 22 में, है ना, 21 और 22 में, इसका आपका क्वेश्चन में एंटी ड्यून्स एंड ड्यून्स के बारे में क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, क्योंकि इससे का अगर फिगर आप 2-3 बार ट्राई कर लेंगे तो बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, खाली वेव तो बनाना है और ध्यान रखना है कि कैसे करना है। Ripple does not occur for sediment particle coarser than 0.6 mm. The distance between successive crests of ripples is usually less than 0.4 meter and height from the crest to throw is usually less than 0.04 meter. यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर कोई पार्टिकल है, सेडिमेंट पार्टिकल है, और वो 0.6 mm से ज़्यादा बड़ा साइज वाला पार्टिकल है, तो उस कंडीशन में जो रिपल है इसका फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, विद इंक्रीज इन डिस्चार्ज एंड कंसिक्वेंटली एवरेज वेट शेयर, जो रिपल होता है वो ग्रो इन साइजेस विच आर देन टर्म्ड एज ड्यून्स। जब कोई रिपल्स का साइज धीरे धीरे जो है ग्रो करना स्टार्ट करता है तो उसको क्या कहा जाता है, ड्यून्स कहा जाता है। ड्यून्स आर ऑल्सो ट्रायंगुलर शेप। जनरली जो ड्यून्स होते हैं वो कैसा होता है, ट्रायंगुलर शेप का होता है, बट लार्जर देन रिपल्स, रिपल से जो है बड़ा होते हैं, यानी 0.6 मीटर से, सॉरी 0.6 mm से ज्यादा साइज होता है। द ट्रायंगल सेक्शंस आर नॉट symmetric and upstream face is inclined at about 10 to 20 degree and downstream face at an angle of about 30 to 40 degree with हॉरिजॉन्टल के साथ ये आपका होता है। यानी बेसिकली अगर बात किया जाए तो जो भी ट्रायंगुलर सेक्शन होते हैं वो सिमेट्रिकल यहाँ पे नहीं होते हैं ड्यून्स के केस में। ओके, उसके बाद तीसरा जो वेड फॉर्म है वो है आपका ट्रांजिशन। विद फर्दर इंक्रीज इन डिस्चार्ज, जैसे जैसे डिस्चार्ज धीरे धीरे जो है इंक्रीज होगा ओवर ड्यून वेड पे, जो रिपल है और जो ड्यून्स हैं वो आपका भागने लगेगा, खत्म होने लगेगा। तो आफ्टर अ सर्टेन टाइम कह सकते हैं कि वहां से वो रिप्लेस हो जाता है। एंड सम वेरी स्मॉल अंडुलेशन आर लेफ्ट, और ये जो ट्रांजिशंस आपके होते हैं वेड फॉर्म, इसमें थोड़ा बहुत जो है अंडुलेशंस भी जो है आपको क्या होता है देखने को मिलता है। इन सम केसेस जो बेड होते हैं वो नियरली फ्लैट बन जाते हैं, बट सेडिमेंट पार्टिकल रिमेन्स इन मोशन। सेडिमेंट पार्टिकल जो है क्या होता है, मोशन में तो होता है लेकिन फिर भी वो फ्लैट होता है, यानी स्मूथ, एक कर सकते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन में वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। वाटर सरफेस भी जो है जो शेप होता है साइनोसोडियल वेव फॉर्म करता है, जो कि कहा जाता है स्टैंडिंग वेव। जो साइनोसोडियल शेप ऑफ वेव होता है उसको स्टैंडिंग वेव कहा जाता है। ये जो वेव होता है ये डिसअपियर होता है एंड देयर साइज डज नॉट इंक्रीज मच, है ना, इसका साइज जो है ज्यादा इंक्रीज नहीं होता है। दिस इज ट्रांजिशन रिजिम, इसको जो है क्या कहा जाता है, ट्रांजिशन रिजिम कहा जाता है। यहाँ पे आपका कट गया है, यहाँ पे लिख लीजिएगा ट्रांजिशन, है ना, यहाँ पे क्या लिख लीजिएगा, ट्रांजिशन रिजिम। रिजिड changes in weight and water configuration occur with relatively small change in flow condition। flow condition में स्मॉल छोटा सा जो है क्या होता है, चेंजेस होता है। द फ्रॉड नंबर इज रिलेटिवली हाई, यहाँ पे जो फ्रॉड नंबर होता है वो क्या होता है, रिलेटिवली हाई होता है, बट जो फ्लो कंडीशन होता है वो सब क्रिटिकल है, ज्यादा सुपर क्रिटिकल नहीं होता है, सब क्रिटिकल में आपका आता है। उसके बाद आपका जो वेड फॉर्म्स है वो है आपका एंटीड्यून्स। एंटीड्यून्स जो है ये डिस्चार्ज होता है हमारा इंक्रीज्ड फर्दर एंड फ्रॉड नंबर इंक्रीजेस टू मोर देन 1। जब फ्रॉड नंबर, डिस्चार्ज तो इंक्रीज होता ही है, साथ ही साथ जो फ्रॉड नंबर पहले
एक या एक से कम था वो अब एक से ज्यादा हो जाता है। और ये जो एंटी ड्यून्स है ये रिप्रेजेंट करता है सुपर क्रिटिकल सब फ्लो को। किसको? सुपर क्रिटिकल सब फ्लो को। जो ट्रांजिशन था वो सब क्रिटिकल था और वो क्रिटिकल से कम ही रहता है, बस थोड़ा सा जो रिपल का जो साइज होता है उससे थोड़ा साइज जो है बड़ा हो जाता है। और इसमें भी स्टैंडिंग वेव्स आपके जनरेट होते हैं जो कि सिमेट्रिकल इन शेप होता है, और वाटर का जो वेव होता है फेज वो धीरे धीरे जो है स्लोली आप स्ट्रीम में मूव करता है और फिर जो है ब्रेक करता है इंटरमिटेंटली। ये जो प्रोसेस एक तरीके से कह सकते हो यही जो एंटी ड्यून्स कहलाता है। ठीक है, बिकॉज जो मूवमेंट होता है डायरेक्शन ऑफ ड्यून्स का वो बैकवर्ड होता है एज कंपेयर टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो। फ्लो का डायरेक्शन अगर आगे की ओर है तो जो ड्यून्स का जो डायरेक्शन है वो क्या होगा? निगेटिव होगा, यानी पीछे की ओर होगा, तो उसको जो है क्या कहेंगे? एंटी ड्यून्स कहेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 8 नंबर है कि आपको एक्सप्लेन करना है सिंपल एंड कंपाउंड मेंबर क्या होता है, टोटोसिटी क्या होता है, क्रॉस ओवर क्या होता है, कट ऑफ क्या होता है। इन टर्म्स को क्या करना है? आपको डिफाइन करना है, यानी डेफिनेशन लिखना है। ये जो क्वेश्चन है ये आपका 4 क्वेश्चन है, तो 3-3 नंबर में आपका पूछ सकता है या 3.5 नंबर का, यानी 14 नंबर में ये क्वेश्चन इट मे बी पॉसिबल कि आपके एग्जाम में पूछ सकता है। उसके बाद आपका यहाँ पे आता है अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन इन शॉर्ट स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी ऑफ रिवर। स्टेबिलिटी ऑफ रिवर और इनस्टेबिलिटी ऑफ रिवर को क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। तो स्टेबिलिटी ऑफ रिवर में क्या होता है कि बेसिकली जो भी रिवर का विड्थ है, डेप्थ है, उसको एट एनी हाउ मेंटेन करके रखना है ना। रिवर का विड्थ यानी जो बैंक है, किनारा है, उसको, और जो डेप्थ है उसको मेंटेन करके रखना ताकि ज्यादा सिल्टेशन ना हो, है ना, यानी ज्यादा सिल्ट का डिपोजिशन ना हो, ज्यादा बैंक का इरोजन ना हो, दोनों मेंटेन रहे ताकि जो रिवर का जो पैरामीटर्स हैं वो हमारा चेंज ना करे। तो उसको जब रिवर के पैरामीटर्स को हम लोग कांस्टेंट रखते हैं तो ऑब्वियसली वहां पे जो हमारा स्टेबिलिटी जो है रिवर का बन जाता है। तो यहाँ पे कहा गया है, पॉइंट लिखा गया है कि स्टेबिलिटी ऑफ एनी पार्टिकुलर रिवर और वाटर कोर्स इज अफेक्टेड बाय फैक्टर्स सच एज वेल vegetated margins including some trees along the banks, the roots of the of which may help bind the bank and both the catchment and the individual reach scale। वही चीज लिखा गया है जो बेसिकली मैंने बताया, बस उसको करने की जरूरत है। उसके बाद इनस्टेबिलिटी, ऑब्वियसली भाई अगर हम लोग प्रॉपर जो है मेंटेन नहीं करेंगे, चाहे वो हमारा बैंक हो रिवर का या फिर डेप्थ हो, क्योंकि सिल्ट का डिपोजिशन हो रहा है उसको टाइम टू टाइम हम लोग मेंटेन नहीं कर रहे हैं, उसको चेक नहीं कर रहे हैं, तो हमारा जो रिवर का जो बैंक है या जो डेप्थ है वो धीरे धीरे रिड्यूस होगा, है ना। और जब रिड्यूस होना स्टार्ट होगा बैंक डेप्थ, और तो डिस्चार्ज तो आपका सेम है रिवर वाटर का, फ्लोइंग वाटर का, तो रिवर के फ्लोइंग वाटर के कारण से वो क्या करता है कि अपना विड्थ को बढ़ाता है, क्योंकि उसको अपने डिस्चार्ज को मेंटेन रखना है। तो डिस्चार्ज को मेंटेन रखना है और उसका एरिया जो वॉल्यूम एक तरीके से कह सकते हैं वो फिक्स है। अगर डेप्थ घट रहा है तो विड्थ बढ़ेगा, तभी तो उसका डिस्चार्ज सेम रहेगा, नहीं तो फिर तो कम जाएगा। तो अगर हमारा बैंक का इरोजन हो रहा है या फिर डेप्थ डिक्रीज हो रहा है तो वो हमारा रिवर की इनस्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। वही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि इनस्टेबिलिटी ऑफ रिवर अराइजेज ड्यू टू मेनली स्टीपली स्लोपिंग बैंक ऑफ कोर्स erodible soil such as sandy material and loss of bank side due to increasing erosion, है ना, इरोजन को इंक्रीजिंग से। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे बोला गया है आपका कि एक्सप्लेन ब्रीफ वेरियस पैरामीटर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इनस्टेबिलिटी ऑफ रिवर। इनस्टेबिलिटी ऑफ रिवर के लिए कौन कौन से पैरामीटर्स आपका रिस्पॉन्सिबल है उसको जो है यहाँ पे लिखना है। तो पहला इनएडिक्वेट स्ट्रीम बैंक प्रोटेक्शन।
अगर अनस्टेबल स्ट्रीम बैंक प्रोटेक्शन देंगे या जो रिपियन हम लोग किए हैं वेजिटेशन का वो अगर डैमेज हो जाता है तो हमारा जो है स्टेबिलिटी खतरे में आएगा रिवर का। इसके अलावा दूसरा है आपका एक्सिस लॉन्गिट्यूडनल चैनल स्लोप। अगर स्लोप जो है स्ट्रीम का बहुत ज़्यादा स्टीप है या बहुत ज़्यादा स्ट्रेटनिंग चैनल है तो उस कंडीशन में भी जो है हमारा जो स्टेबिलिटी है रिवर का वो खतरे में आएगा। इसके अलावा आपका फ्लड प्रोटेक्शन लीव्स। देखो फ्लड प्रोटेक्शन लीव्स में हम लोग जो है ग्रोनीज का प्रयोग करते हैं या और भी कई सारे स्ट्रक्चर्स का यूज करते हैं। तो उन स्ट्रक्चर्स में अगर प्रॉब्लम आएगी तो कहीं ना कहीं हमारा जो रिवर का जो स्टेबिलिटी है वो क्या होगा, खतरे में आएगा। इसके अलावा हाई विड्थ एंड डेप्थ रेशियो। जो विड्थ एंड डेप्थ रेशियो है वो एक फिक्स है ना। मान लो कि नेचुरली जो नदी का फॉर्मेशन हुआ होगा आज से 10 साल पहले, उसका जो विड्थ और डेप्थ का जो रेशियो है वही मेंटेन रखने के लिए हम लोगों को या तो डेप्थ को बढ़ाना पड़ेगा, मतलब बहुत ज्यादा गहरा करना पड़ेगा नदी को, या फिर विड्थ को बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तभी जो है हमारा क्या होगा कि जो रेशियो है वो मेंटेन रहेगा, एक फिक्स होना चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक भी इंक्रीज हुआ तो भाई दिक्कत है, डिक्रीज होगा तो डिस्चार्ज बढ़ेगा और डिस्चार्ज बढ़ेगा तो रिवर जो है कट ऑफ करेगा ही करेगा। आप कितना ही हैवी स्ट्रक्चर क्यों ना बना दे उस पर वो फोर्स डालेगा ही डालेगा। ओके। उसके बाद हाई वेड लोड सेडिमेंट सप्लाई। ऑब्वियसली जो जहाँ से रिवर निकलती है तो वहाँ से अपने साथ कई सारे पार्टिकल्स को जो है काट कर लाती है, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर जो होता है रिवर के वाटर का वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण से बड़े बड़े स्टोन्स भी जो कट जाते हैं। बट धीरे धीरे जैसे जैसे वो प्लेन एरिया में आते जाता है उसका जो स्पीड होता है रिवर वाटर का, वो फ्लो का या वेलोसिटी कह सकते हैं, वो धीरे धीरे कम होते जाता है और वो कॉन्स्टेंटली अंडर ग्रेविटी वो जो है क्या होता है, फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। तो वहां पे क्या होता है कि जब प्लेन एरिया में इंटर करता है रिवर तो सेडिमेंट जमना स्टार्ट कर देता है, और इसलिए जब सेडिमेंट बहुत ज़्यादा होगा तो डेप्थ कम होगा, डेप्थ कम होगा तो वेट लोड बढ़ेगा, और वेट लोड बढ़ेगा तो हमारा जो स्टेबिलिटी है रिवर का बैंक पे वो जो है कहीं ना कहीं खतरे में आएगा। तो अगर हमें स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करना है तो ऑब्वियसली जो बेड लोड सेडिमेंट सप्लाई हो रहे हैं या रिवर में क्रिएट हो रहे हैं उसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, उस प्रॉब्लम को क्लियर करना पड़ेगा। आई होप कि ये जो सेशंस है ये आपको समझ में आया हो। अगर कोई भी कंफ्यूजन रहता है तो आप हमें चैट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि आपका बेटर हेल्प किया जा सके। एंड अपने दोस्तों को भी जो है यहाँ पे बताइए कि क्लासेस जो है चल रही है ताकि वे लोग भी जो है यहाँ पे